हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, खास करके कंपटीशन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन किया है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जा करके प्रीवियस वीडियो को आप लोग जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेस्ट बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हिंदी वाले लिखिए भाई गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चलिए फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बारे में डेफिनेशन मोस्टली लोगों को पता होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं बेटा शॉर्ट सा, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ हमेशा रिटर्न वापस ही आती है। क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा, हम लोग जानते भी होंगे। ठीक है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसी की वजह से जब भी हम किसी वस्तु को किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ की तरफ से हमारे ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, एक तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। ठीक है, जैसे बच्चों देखो क्या होता है, जब हम लोग अर्थ पे चल भी रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, हम लोगों के ऊपर एक तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज को अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं और वो रिटर्न आती है, ठीक है, तभी वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। हम लोगों के ऊपर भी एक तरीके का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ से लग रहा होता है, जो कहाँ पे लगता है, हम लोगों के सेंटर पे। मतलब जो अर्थ के सेंटर से है वहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा देखा जाता है। ठीक है, नापा जाता है, मेजरमेंट होता है हम लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कह लो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। ठीक है, तब तक बच्चों फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये पता चल पाए कि ग्रेविटेशन की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि जब भी कोई अपडेट मिले चैनल पे, बच्चों सुपर टेट की क्लासेस भी चल रही हैं तो जो भी अपडेट हो वो आप लोगों को ईजिली मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चलिए, अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को कॉमनली सब लोगों को पता है, कोई भी चीज़ बॉल है, कुछ भी हम लोगों ने ऊपर फेंका तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है बच्चे, चलिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें बच्चे, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, ये किसने दिया है? ग्रेविटी के बारे में जो जानकारी है, ग्रेविटी के बारे में जो बात है वो किसने कही है कि जो ये ग्रेविटी होती है एक तरीके का हमारा जो है कि गुरुत्व होता है ना, एक तरीके का बात करें गुरुत्व की या गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें कि एक तरीके का गुरुत्वाकर्षण होता है, ये बल हमारा लगता है बेटा, इसके बारे में किसने बात करी थी? सबसे पहले कि जो गुरुत्व है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर ये कह लो कि ये किस, इसके बारे में, इस ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया है? अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट आंसर कीजिए। देखिए बच्चे, जो हमारा ग्रेविटी होता है ना, गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप इसको गुरुत्वाकर्षण बल ना समझ करके इसको समझिए गुरुत्व। ग्रेविटी को अगर ऐसे ही सिर्फ हम उसकी हिंदी की बात करें तो इसको हम कहते हैं गुरुत्व। ठीक है, मतलब ग्रेविटी। ठीक, देखिए बच्चे, सबसे पहले जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है ना, ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आप लोगों को पूछ देता है कि ग्रेविटी किसके द्वारा दी गई है। तो जब हम आगे बच्चे पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम पूछेंगे, जिसके बाद कि क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए कि जो ग्रेविटी है इसके बेसिक्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो आइजैक न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? आइजैक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है बेटा? तो ये कंसेप्ट दिया गया है आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चे,
यहाँ पे ग्रेविटी की कंसेप्ट हमारा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और एक चीज़ आप हम लोग हमेशा हमें बताइए बच्चे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस नेचर का होता है। एक तो हमारा जो फोर्स होता है वो आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। एक तरीके का फोर्स, देखो फोर्स दो ही तरीके से लग सकता है, या तो वो अट्रैक्शन होगा या तो वो रिपेल करेगा, मतलब या तो आकर्षण करेगा या फिर जो है कि एक दूसरे से दूर जाएगा, इस तरीके का फोर्स होता है। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चा, ये आप लोग हमेशा याद रखो कि ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब आकर्षित करने वाला नेचर का होता है। ठीक है, तो पहली बात ग्रेविटी के बारे में किसने बात करी थी, किसने ग्रेविटी को डिफाइन किया है या कंसेप्ट ही किसने दिया है, तो आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा ग्रेविटी के बारे में आप लोग लिखिए कि जो ग्रेविटी होती है हमारी जो ना हमेशा किस नेचर की होती है, तो अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिखिए कि जो हमारी ग्रेविटी होती है ये हमेशा किस नेचर की होती है, तो अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव या फिर कह लो आकर्षण बल होता है ये हमेशा। ठीक है, आपका जो ये होता है आकर्षण बल लगता है। ठीक, मतलब रिपेल नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे से दूर नहीं, मतलब एक तरीके का अट्रैक्ट करना। तभी तो हम किसी भी चीज़ को, जो फोर्स को, कोई बॉल है या किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर की तरफ उछालते हैं ना बच्चे, तो वो बाहर क्यों नहीं चली जाती, क्यों? क्योंकि जो अर्थ होता है वहाँ से एक तरीके का आकर्षण बल, मतलब वो कौन सा बल होता है, वो कौन सा फोर्स है, तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है बच्चे कि हमारा जो है बॉल नीचे की तरफ वापस चली आती है, या किसी भी चीज़ को हम लोग जो है ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आ जाती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसका नेचर अट्रैक्टिव होता है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे एग्जाम में आप लोगों के कि जो ग्रेविटी होती है उसका नेचर फोर्स का कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है या दोनों होता है। ठीक, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप एग्जाम में यहाँ पे अगर नहीं समझेंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में आपसे ये मिस्टेक हो सकती है कि एग्जाम में अगर ऑप्शन में अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और बोथ दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अट्रैक्टिव होता है कि दोनों होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिपल्सिव नेचर नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। मतलब क्या कर रहा होता है कि अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए आकर्षण बल की वजह से ही चीज़ें जो है यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही होती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके बारे में बात करें बच्चे, तो जब हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ हमारे फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, वीक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था बच्चे, वो किस टाइप का फोर्स है, ये क्या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके का ये फोर्स था। तो बच्चों हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक तरीके का क्या होता है, तो ये वीक जो होता है, वीक फंडामेंटल फोर्स होता है। कैसा होता है? वीक, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, मतलब कमजोर मूलभूत बल। ठीक है, मूलभूत बल होता है ये आपका। ठीक, मतलब हम ये कह सकते हैं ना बच्चे कि मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये हमारा वीक फोर्स होता है। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है ना। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि ये वीक फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है बेटा, ये तो हुई डेफिनेशन से इसके बेसिक्स, जिसके बारे में क्वेश्चंस वन लाइनर आप लोगों के बन सकते हैं कि ग्रेविटी की डेफिनेशन किसने दिया है, किसने ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करी है, तो किसने करी है भाई, आइजैक न्यूटन ने करी है। नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे बच्चों कि जो हमारा ग्रेविटी होता है या जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किस नेचर का होता है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसके बेसिक के बारे में कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चे, वो कैसा है, तो वो एक तरीके का वीक फंडामेंटल हमारा बल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और जिन लोगों ने नहीं देखा है इसके बारे में, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। हालांकि हमने डिस्कशन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी करी थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग ग्रेविटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस
थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल तक की सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो ये सारी आप लोगों के बात हुई थी हम लोगों की जो है बेसिक्स की, ग्रेविटी के बारे में बेसिक्स। ठीक है, ये रिपल्सिव टाइप का फोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग अट्रैक्टिव को लिखिए और यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि नो रिपल्सिव, मतलब ये है कि ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होता है। इस चीज़ को भाई सब लोग नोट कर लो, इसलिए क्योंकि ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, तो इसको एक जगह कॉपी में बगल में कहीं नोट कर लो कि ध्यान में आपके जब भी आप रिवीजन करो तो आपके नज़र में ये चीज़ आती रहे, नो रिपल्सिव नो रिपल्सिव। ठीक है, मतलब रिपल्सिव नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव आकर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बेटा इसके बारे में एक बेसिक सा कंसेप्ट जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हुए हैं। आई होप जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कहीं कहीं पे देखे भी होंगे। चलिए आगे हम लोग जो स्टार्ट करते हैं बच्चे, इसके जो मेन है इम्पॉर्टेंट, जहाँ से कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते ही बनते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे बेसिक्स हो। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, जिन लोगों को भी पता है कि भाई बड़ी जी और छोटी जी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों को पता है आंसर्स करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि जो बड़ी जी होती है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब, चलिए हम इसके यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। देखो बच्चों, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखो कि क्या होता है ना कि जो ये आकर्षण बल मतलब जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा होता है, बेसिकली वो क्या लग रहा होता है बेटा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसमें डेफिनेशन क्या एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, कि एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है बच्चा, अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ रखे होंगे, ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 2 है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक, अब देखो भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे तो उसका अपना कोई मास भी होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चे तो इनका अपना मास भी होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोग लिख लो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लीजिए। आई बात समझ में बच्चे? अब देखो, अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं बच्चे, तो हम बात कर रहे होते हैं ऐसे फोर्स की कि जो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पे लगता है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन या इसकी बेसिक्स की अगर बात करें बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ईच अदर। ठीक है, या फिर कह लो एक फोर्स है, तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट each other with force। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि मतलब हर ऑब्जेक्ट जो होता है ना बच्चे, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। मतलब क्या हुआ कि जब हर ऑब्जेक्ट मतलब हर एक पिंड जो होता है, हर पिंड, हिंदी वाले भी लिख लो, हर एक पिंड
हर एक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है किससे? आकर्षित करता है बल के द्वारा, ठीक है, बल के द्वारा। ठीक है बच्चे, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मतलब एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है बच्चे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मतलब ये इसको अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, किससे खींचने की कोशिश करता है? एक फोर्स से। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं बच्चे, इसी को तो हम कहते हैं कि एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बात तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की, खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसके द्वारा? एक फोर्स के द्वारा। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई? ये था तो इन दोनों का थोड़ा सा डेफिनेशन। बाकी बच्चों आगे जो है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ बताइए बच्चों, आप लोग जो है कि आप हाँ यहाँ पे एक डिस्टेंस बना लीजिए। अब देखो m1 क्या है, यहाँ पे m1 आप लोगों का बच्चों क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट 1 है या फिर कह लो जो पिंड 1 है आप लोगों का, उसका क्या है? ये द्रव्यमान। ठीक है, उसका क्या है? ये द्रव्यमान। ठीक है बच्चे, ये क्या है? द्रव्यमान पिंड 1 का। ठीक, अब अगर यहाँ पे m2 की बात करें तो पिंड 2, इसका क्या है? ये द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा ये डिस्टेंस की। तो ये क्या होती है? डिस्टेंस क्या है हमारी? ये d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, मतलब दो पिंड के बीच की दूरी, दो पिंड के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, दो पिंड के बीच की क्या है? ये दूरी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। हमने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ही क्यों लिया? क्योंकि हमने हमेशा से बात करी है कि जो फोर्स होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगता है, दो चीज़ों के बीच में ही लगता है। ठीक है, लेकिन जब दो चीज़ें हैं बेटा, आपका फोर्स कब लगेगा? अगर दोनों चीज़ एक दूसरे से चिपकी हुई हैं तब कैसा फोर्स? मतलब उन दोनों में ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट, फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि दोनों चीज़ों किस दूरी पे होंगी? थोड़ी दूर होंगी, तभी तो एक दूसरे को जो है कि अट्रैक्ट करेंगे ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा फोर्स लगने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो ये क्या हो गया आप लोगों की दूरी, या कह लो डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो हम लोगों ने बात कर ली इसके बेसिक्स की। अब बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले कंसेप्ट बताऊंगी, फिर आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताऊंगी। कंसेप्ट का मतलब ये हो गया बच्चे कि हम लोग एक बात जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बेटा, जो इसमें फोर्स लग रहा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? m1 m2। m1 क्या है भैया? पहले वाले का हमारा जो है कि मास, द्रव्यमान। ठीक है, m2 क्या है? दूसरे वाले का मास, मतलब द्रव्यमान। ठीक है, ये यहाँ पे m जो है बेटा ये आप लोगों का मास 2 है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई कि ये मास 1 मास 2 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बेटा देखो एक चीज़ आप लोग समझो ध्यान से। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रही हूँ बच्चों कि जो ये फोर्स होता है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? m1 और m2 के। आई बात समझ में? ये पहली इक्वेशन हो गई आप लोगों की। ठीक, देखो बच्चों ध्यान से इस कंसेप्ट को आप लोग समझिए, क्योंकि जब मैं डेफिनेशन बनाऊंगी तो आप लोगों को, इसलिए मैं पहले फॉर्मूले से डेफिनेशन बता रही हूँ ताकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। अब ध्यान से देखो कि जो ये फोर्स होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणन
फल होता है। तो M1 और M2 इन दोनों का जो गुणनफल होता है बेटा फोर्स, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब दूसरा इक्वेशन लिखे आप लोग कि जो हमारा फोर्स होता है ना बच्चे, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। आगे बात समझ में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, फोर्स इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर M1 और M2 के प्रोडक्ट को, अगर इसके गुणनफल की वैल्यू हम बढ़ाते हैं बच्चे, तो हमारा फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा होगा। कौन सा फोर्स यहाँ बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक भाई। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर फोर्स हम बढ़ा रहे होंगे तो इसके स्क्वायर टाइम जो दूरी होगी वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जाहिर सी बात है ना कि जब किसी भी चीज़ पे, अगर जैसे कि सपोज करो आप बॉल को ऊपर फेंकते हो बच्चों, तो फोर्स लगता है कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब क्या हुआ कि बॉल गई तो कुछ डिस्टेंस पे रही होगी, ठीक है। अब बॉल क्या होती है बेटा, वापस आती है कहाँ पे, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ की तरफ, है ना। तो जब नीचे आ रही होती है बॉल, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना बच्चे कि डिस्टेंस आपकी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो डिस्टेंस बढ़ रही होगी, लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा तो बॉल क्या करेगी, धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो गई। जब बॉल नीचे आना स्टार्ट होगी मतलब बेटा क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस कम हो रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है ना कि जब फोर्स होगा हमारा क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डी स्क्वायर के, मतलब जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब है कि काफ़ी स्पीड से आ रहा होगा, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा होगा, ठीक है। तो वही सीधी सी बात हो गई कि हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो दूरी के स्क्वायर के बराबर डिस्टेंस कम हो रहा होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम दो मास, जो दो पिंड होते हैं, उनके द्रव्यमान का जब गुणनफल करते हैं बेटा, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स। मतलब जब आप फोर्स बढ़ाते हो तो किसके, तो क्या होगा, दोनों जो मास होंगे, जो द्रव्यमान होगा दोनों का, उनके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है बच्चे। ये तो हो गया कंसेप्ट। एक्चुअली में जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो ये दो इक्वेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप लोग बच्चों कि इससे हम लोग डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन के बच्चे जब हम लोग बात कर रहे होते तो हम डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, मैं ये डेफिनेशन अगर बनाऊं तो हम क्या कहेंगे। पहली बात कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को एक फोर्स के तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। इतनी बात तो हम लोगों ने पहले पढ़ ली कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। विद द फोर्स मतलब उसमें एक फोर्स लगा होता है और वो फोर्स बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट। मतलब जो दोनों का मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है बेटा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में। तो मतलब या तो अगर हमें ये इक्वेशन पता है तो हमें डेफिनेशन रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, चलिए साथ में मेरे लिखिए। ये आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसके डेफिनेशन की जब मैं बात करती हूँ बच्चों, तो मैंने डेफिनेशन के बारे में क्या बात करी। पहली बात तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, पीछे जाइए, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको पहले इंग्लिश वाले लिखिए, फिर हम हिंदी में भी बात करेंगे, ठीक है। हालांकि समझना दोनों लोगों को है ताकि आप लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज को समझें, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, ठीक है। क्या करता है, अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, विद फोर्स, ठीक है। आई बात समझ में। ऑब्जेक्ट
विद द फोर्स। अब क्या है बेटा, बात क्या है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जो फोर्स होगा बेटा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स which is directly proportional to the product of masses, या फिर कह लो M1 M2 दोनों चीजें लिख सकते हो। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between them, राइट। ठीक है, यही चीज़ तो हमने बात करी। इस दो इक्वेशन से देखो डेफिनेशन किस तरीके से बन गई। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जाहिर सी बात है, तभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। फिर हमने बात करी कि किसके द्वारा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं बेटा, एक फोर्स के साथ करते हैं। ठीक, अब उस फोर्स की क्वालिटी क्या है कि वो फोर्स जो होता है बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो दोनों मासेस होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बात कर दी कि उसके प्रोडक्ट के। ठीक, अब आगे क्या बात करी बेटा कि इज इनवर्सली, मतलब जो फोर्स है, फोर्स, अब फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। तो स्क्वायर, ये चीज़ आप याद रखना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। आ गई बात समझ में बेटा। ये तो हो गए इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले अब आप लोग लिखो, आप लोग भी इस चीज़ को खुद एक दूसरे को जो है कि इसको अपने मन से समझो कि इसके बारे में हम लोगों ने जो बात करी है उसको अपने मन से लिखने की कोशिश करो। तो हिंदी वाले बच्चे किस तरीके से लिखेंगे भाई कि प्रत्येक वस्तु हर वस्तु को आकर्षित करता है एक बल के साथ। ठीक है, चलो भाई इसको भी लिखवा देते हैं। प्रत्येक वस्तु हर एक वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, किससे, एक बल के द्वारा। ठीक है, एक बल के द्वारा। ठीक है बेटा, एक बल के द्वारा। वो बल कैसा होता है, वो समानुपाती होता है किसके, गुणनफल। किसका गुणनफल, द्रव्यमान का। राइट, चलिए, बल के द्वारा जो कि समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भाई, गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल और व्युत्क्रम जो है क्या होता है बेटा, व्युक्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली व्युक्रमानुपाती। किसके भी जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी जो उनके बीच में होती है। ठीक है, होता है उनके दूरी के बीच, उनके दूरी के वर्ग के बराबर, उनके दूरी के वर्ग के बीच। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो आप लोगों को
इसकी डेफिनेशन रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये चीज़, ये वाली दो इक्वेशन जो है ना बेटा, ये जो दो इक्वेशन की कहानी है, जिसको ये बात समझ में आ गई वो समझ लो कि उसने क्या कर लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ लिया। तो उसमें अब बेटा देखो आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस बेसिकली इस तरीके से बन जाते हैं कि ये है तो एक आप लोगों का इक्वेशन, लेकिन मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवाया है क्योंकि इससे के बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि क्वेश्चन में आप लोगों को दे देगा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m1 m2, या उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर उन दोनों के सम, मतलब उन दोनों के जोड़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने आपको जो है डेफिनेशन के साथ साथ इसको बताया है। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब दो जो प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि जो हमारा बल होता है, जो हमारा फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, डिस्टेंस के, तो भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। तो कन्फ्यूजन में आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो हमारा फोर्स होता है वो दो जो प्रोडक्ट होते हैं इस तरीके के, उनके प्रोडक्ट मतलब उनके गुणनफल के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उन दोनों के बीच में दूरी होती है ना बेटा, उसके वर्ग, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बस डिस्टेंस याद कर ले और पता चले वहाँ पे वर्ग दे दे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दे दे और डिस्टेंस दे दे तो आप गलत करके आए। भाई स्क्वायर है, क्यूब भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए इतनी सी चीज़ आप लोगों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये था आपका बेसिक्स थ्योरी, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस कुछ भी बने, आई होप आप लोग गलत नहीं करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा अब जो है कि जी के बारे में, कि जो ग्रेविटेशनल जो बड़ा जी है वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है ना, वो बेसिकली डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तब इन सब चीज़ को हम थोड़ा रफ करते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें बेटा इसके बारे में, ठीक है, अब हम चल रहे हैं बड़े जी के बारे में। अब देखो बेटा, जब हम प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ भी पढ़ रहे थे तब भी आप लोगों को मैंने बड़े बेसिक से कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से ही बात करूँगी। हमने क्या बात करी थी बेटा कि जो हमारा यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू होती है ना, ये कभी एग्जैक्ट नहीं होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये चाहे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, भाई इसकी सिंबल को हटा करके हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या हो गया बच्चे कि जिसकी वैल्यू स्थिर हो, ऐसी वैल्यू हमें लानी ही होती है। ये प्रोपोर्शनल जो होता है ये कोई मतलब नहीं होता है इसका, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं, है ना। चीज़ों को प्रॉपरली ये डिफाइन कर ही नहीं रहा है। ये तो बस आपका इनसे साथ रिलेशन बता रहा है कि अगर आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इतना बताता है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होगी ना, वो तो निकल ही नहीं सकता। उसके लिए हमें एक स्थिरांक या फिर कह लो कि कांस्टेंट वैल्यू बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, वो कैसे आएगी? देखो बेटा, देखो जब हम इक्वेशन m और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, बनाओ भाई इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करो। अगर मैं ये आप लोगों से कह दूं कि बेटा जो हमारा फोर्स होता है ना, अब देखो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दो कि हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर देखें तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। बताओ भाई मैंने कोई गलती करी? नहीं, बस इसी चीज़ को मैंने इस टर्म की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब क्या है भाई, जो प्रोपोर्शनल होता है, मैंने क्या कहा, प्रोपोर्शनल की वैल्यू कभी आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं मिलती। तो प्रोपोर्शनल की वैल्यू जो होती है हमेशा इसको भगाना होता है ना। ये तो सिर्फ रिलेशन बताता है, वैल्यू तो हमें देता नहीं है, लेकिन बिना वैल्यू के क्या कोई चीज़ पॉसिबल है? नहीं। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी? देखो भाई ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने पहले नहीं सुना है। फोर्स में इसको हटा दो, इसकी जगह पे लगा दो क्या, इक्वल लगा दो। अब क्या करेंगे, अब इसको हटाया जब, तो इसकी जगह कोई वैल्यू तो देना पड़ेगा ना भाई। ये ऐसी ज़बरदस्ती तो भागेगा नहीं भाई, इसको भी चाहिए कि हाँ कुछ मिलना तो चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये जी आ गया। ठीक, और जी के साथ क्या हो गया, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब इस प्रोपोर्शनल सिंबल को जब बेटा हम लोगों ने हटा दिया तो उसकी जगह पे इक्वल के बाद हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के लिए मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है, जिसकी की वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम हर जगह पुट करते हैं। चलिए फटाफट बताइए कि जो इस जी की वैल्यू है बेटा वो वैल्यू क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसके डायरेक्ट वैल्यू भी आपके एग्जाम में आती है, और अगर डायरेक्ट नहीं आती है तो न्यूमेरिकल आता है बेटा, और उस न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू आप लोगों को पुट करनी होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ज़्यादातर आप लोगों को वैल्यू नहीं दी रहती है। ये आप लोगों को वैल्यू याद करनी पड़ती है अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, या फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है। जिन लोगों को भी पता है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए। चलिए फिलहाल बेटा ये जी जो होता है यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस जी के बारे में बात करें बेटा तो जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को भी लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या बस इतनी होती है? नो, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी यूनिट, ठीक, क्योंकि वैल्यू तो आपको यही देगा बेटा, लेकिन यूनिट में आप लोगों को घुमा देगा, जहाँ पे आप लोग गलती करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी यूनिट हो जाती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो क्या हो जाती है इसकी यूनिट, सब लोग लिख लो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो जी की वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे, तो जी की वैल्यू ये पूरी याद रखेंगे बेटा, ठीक है। क्या याद रखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, ये पूरे जी की वैल्यू होती है। अब इस जी की वैल्यू को दिया किसने है, ठीक। देखो, जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे थे कि ग्रेविटी किसने दिया है, तो हमने बात करी कि आइजैक न्यूटन ने दिया है। तो जो बेटा हमारा जी है, क्या आइजैक न्यूटन ने इस जी की भी वैल्यू दी है? नहीं, इसकी वैल्यू जो दी है बेटा वो दी है कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कैवेंडिश। इस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है इस जी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 6.67 10⁻⁻11, ठीक। उसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पूरी जी की वैल्यू है, और इसको इसी तरीके से आप लोग याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे +11 नहीं भाई, -11। कंफ्यूज करने के लिए 6.62 दे देगा, 6.68 दे देगा, 10⁻+11 दे देगा, 10⁻+12 देगा, ऐसे ही देगा आपको क्वेश्चन, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसको प्रॉपर याद करिए कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। या अगर ये वैल्यू सही दे दिया बेटा तो इसमें घुमा देगा आपको कि न्यूटन मीटर अपॉन केजी, या फिर केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू आप लोगों को बच्चे क्या देगा, तो ये वैल्यू आप लोगों के डिफरेंट कर सकता है, जिससे कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए इसको इसी तरीके से याद करना। नेक्स्ट हो गया कि जो जी की वैल्यू दी है वो किसने दी है बच्चे, तो जी की वैल्यू हमारे जो जी है कैवेंडिश ने दी है। ये ध्यान रखना कि जो ग्रेविटी है इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है आइजैक न्यूटन ने, लेकिन अगर हम इस जी की वैल्यू जो यूनिवर्सल हमारा ग्रेविटेशनल है इसकी वैल्यू जी किसने दी है, तो इसकी वैल्यू बच्चों आप लोगों को दी है कैवेंडिश ने। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चे कि इसके डायमेंशन की बात करते हैं कि जो जी होता है इसके डायमेंशन की वैल्यू कितनी होती है। चलिए इसके आयाम क्या होता है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, उसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से और बहुत अच्छे से बात करी थी बेटा इसके जो है कि किस तरीके से हम डायमेंशंस निकालते हैं, आयाम की बात किस तरीके से करते हैं। उस तरीके से बच्चे देखो तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ग्रेविटेशन की बात की थी। हालांकि आप लोग यहाँ पर निकालो कि अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चे कि जो हमारी फोर्स होगी यहाँ पे जो जी हो गया, तो सबसे पहले तो हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बताओ आप लोग कि अगर फोर्स आप लोगों का दे रखा है बच्चे जी = m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे मैं निकालूंगी। एफ ये ऊपर जा कर के हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा नीचे, मतलब m1 m2, ठीक, इक्वल टू व्हाट
जी। क्या इसकी वैल्यू ये बन सकती है? जिन लोगों को भी भाई न्यूमेरिकल आता होगा, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैथ के स्टूडेंट ही हों वही निकाल पाएंगे, दूसरे बच्चे भी अगर इसको समझ लें तो क्या है, जब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की, तो जी को यहीं पे छोड़ दो, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। जो नीचे है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। चले अब बात करते हैं बेटा एफ डी स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब अगर मैं इसके डायमेंशंस या आयाम की बात करूँ तो क्या आप लोग इसके डायमेंशंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसकी जब बेटा मैं डायमेंशन की बात करती हूँ ना, डायमेंशन की या फिर कह लो आयाम, इसके आयाम की जब मैं बात करती हूँ बेटा, तो देखो पहले फोर्स की लगा लो, है ना। पहले क्या दे रखा है यहाँ पे आप लोगों को, फोर्स की। तो फोर्स की हमें याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो कैसे निकालना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ तो रिवीजन हो रहा है। चलिए फोर्स का हो जाएगा बेटा आप लोगों का M1 L1 T-2, ये फोर्स का हो गया, ठीक। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं भाई। मास है M1 M2, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते थे, डायमेंशन M1 M2 की मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं, M स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, M स्क्वायर लिख देंगे, इज राइट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M-1, ठीक, L क्यूब एंड T-2 एज इट इज, इसको ऐसे ही लिख दो। तो मतलब क्या हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा M⁻⁻1, L का क्यूब है भाई ये, ठीक है, ये L का क्यूब हो जाएगा एंड T-2। एनी डाउट, एनी डाउट? आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। तो अगर हम इस G की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या आती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है M⁻⁻1 L क्यूब T-2। देखो बच्चों, मैं जब आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश सिर्फ ये करती हूँ कि सिर्फ आप लोगों को समझ ही नहीं आए, ये चीज़ें आप लोग खुद से परफॉर्म कर पाओ। मतलब इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग अगर इसको परफॉर्म करना समझ गए होंगे तो ये वैल्यूज़ तो आप लोग खुद से निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो आप लोग रटने की कोशिश से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके से वैल्यूज़ निकली हैं। इसीलिए बेटा जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं उसको बेसिक से ही ले जाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि पूरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि मैं हर चैप्टर को पूरा बेसिक से, क्योंकि तब तो हम किसी एक चैप्टर पे ही अटके रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बट फिर भी जितनी हो पाती है उतनी कोशिश मेरी रहती है कि आप लोग उसको बेसिक से समझें, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आए कि एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं। बाकी आप लोग इसके बेसिक्स के लिए जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लेक्चर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बेटा कि हम लोगों ने इसके डायमेंशंस के बारे में भी बात कर ली, इसके यूनिट के बारे में बात कर ली, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है ये आया कहाँ से, इसके बारे में भी प्रॉपर हमारा डिस्कशन हो चुका है। चलिए अब भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे हम लोग बात करेंगे कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों भाई हमें यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर ये नहीं रहता तो क्या बिगड़ जाता। आइजैक न्यूटन को, इसका जो ये कैवेंडिश थे, इन साइंटिस्ट को क्या ज़रूरत थी ये सब तामझाम करने की। पढ़ना हमें और पढ़ रहा है ना। लेकिन बच्चों देखो मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि जो फिज़िक्स होती है ना ये बेसिकली हम लोगों के लाइफ से जुड़ी होती है। तो इन चीज़ को अपने माथा पेची से ये समझो कि भाई बड़ा हेडेक है, ये है, फिजिक्स ऐसी है, इसको समझने से बेहतर है बच्चों कि आप लोग इसको समझिए। अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना ये सारी चीज़ें उसी से हम लोगों के रिलेटेड है। इसलिए आप फिजिक्स को एक सब्जेक्ट नहीं समझिए, इसको समझिए कि ये तो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना ज़रूरी होता है ना बच्चों, उसी तरीके से हमें ये पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसे समझो, है ना। मतलब ये हमारे लाइफ का पार्ट ही है। तो हमसे ये चीज़ बनी है तो ये मुश्किल कैसे हो सकती है, बिल्कुल मुश्किल नहीं हो सकती। बस हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो चीज़ों को कैसे समझिए कि हमें उस चीज़ को समझना है, जानना है। ये हम लोगों के लाइफ से ही जुड़ी चीज़ें हैं। जो साइंटिस्ट ने इसको
चीज़ें इस तरीके से बना दी कि हम लोग उसको समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे बाहर हो, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग नेक्स्ट डालिए यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है। अगर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो इसकी ज़रूरतें क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटेशन है इसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर इसका इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर हम लोग नहीं पढ़े तो क्या बिगड़ जाएगा, और पढ़ना है तो क्या फ़ायदा है। तो पहला फ़ायदा तो ये है बेटा कि चीज़ें हम लोगों के लाइफ से जुड़ी हैं तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिज़िक्स बहुत आसान चीज़ें हैं क्योंकि फ़िज़िक्स हम लोगों से ही बनी हुई है, ठीक है। हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो लाइफ में चीज़ें चलती हैं उन्हीं से बनी है, तो ये मुश्किल तो कतई नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब कि जो ग्रेविटेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है वो क्या है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व, ठीक है। चलिए अब बताइए बच्चों कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, इसका महत्व क्या है। देखो बच्चे, अब ये चीज़ कहाँ से इवॉल्व हुई, इसके बारे में हम लोगों ने कैसे पढ़ा। जैसे आप समझो, हमें पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा क्या है, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, ठीक है। अगर बच्चे हम लोग सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो अच्छा आप ये बताइए कि हमें पता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ लगाते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक बात आप लोग सोचिए कि जो ग्रह होते हैं ना वो गिर क्यों नहीं जाते हैं, या फिर वो अपनी जो एक पाथ होती है उसी में ही क्यों वो रिवॉल्व करते होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो हमारे जो स्टार्स होते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि जो उन लोगों का अपना एक पाथ होता है और वो उस पाथ पे ही अपने ऑर्बिट में ही इवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व वो उनका एक ही अपने ऑर्बिट में ही होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो एक दूसरे के ऑर्बिट में चले जाएं या फिर वो कहीं पे गिर जाएं, वो एक कांस्टेंट तरीके से क्यों मूव करते रहते हैं। अब आप सोचिए क्यों करते रहते हैं। अब तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया तो ज़रूरत क्या है ये तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, राइट। क्यों बेटा, मैंने क्या बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके बारे में मैंने क्या डिस्कस किया। मैंने यही तो बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चे, वो दो चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, राइट। तो मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें भी जो ग्रह होंगे वो क्या हो रहा होगा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, उन लोगों में अपना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इसी की वजह से तो क्या होता है, वो अपने अपने पाथ पे जो है कि रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोर्स होता है, बल होता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो फिर क्या, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके बारे में भी बहुत थॉरली हम आगे इस टॉपिक को जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कि जहाँ पे अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे तो वहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के फ़ायदे क्या है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जितनी चीज़ें बेटा अभी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनते जाइए। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, हमने क्या कहा, ठीक है। तो जो बेटा ग्रह होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे एक तरीके का फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या होते हैं कि वो अपने ऑर्बिट में ईजिली जो है कि क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं या फिर कहीं पे गिरते नहीं हैं। वो कांस्टेंट अपना काम सिर्फ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ही कर रहे होते हैं, मतलब अपने आकर्षित बल की वजह से ही कर रहे होते हैं। इसीलिए ज़रूरी था आपका किसका, ग्रेविटेशन फोर्स की ज़रूरत इसीलिए थी। तो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो देखो एक अच्छी चीज़ समझ में आई कि वहीं से ये चीज़ हमारी क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए। अब बताओ क्या ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं।
अगली बात बच्चों क्या हो गई कि अगर हम बात करते हैं टाइड्स या फिर सुनामी की, क्या आप लोगों ने सुना है टाइड्स आते हैं, सुनामी आती है, ठीक है। जो सुनामी होती है वो क्या होती है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, है ना, मतलब ऊपर तक पानी जाना फिर गिरना, मतलब है ना, इसी को तो हम कहते हैं कि भाई सुनामी आ गई या टाइड्स आ गया। तो क्यों आता है टाइड्स, बताइए, जो हमारा टाइड्स होता है वो क्यों आता है, सुनामी की बात हम क्यों करते हैं, सुनामी बेटा क्यों आ रहा होता है, चलिए बताइए, क्या इसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। कहाँ लगता है ग्रेविटेशन, देखो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या नहीं लगता ये कंसेप्ट, दूसरी बात कहाँ लगता है, पानी में लगता है, अर्थ पे लगता है, कहाँ लगता है। तो देखो बेटा, जो हमारा टाइड्स होता है ना, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स किसके बीच में लग रहा होता है, तो यहाँ पे फोर्स आपका सन और मून के बीच में लग रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, सन एंड मून के बीच में, सन और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ही टाइड्स आते हैं, सुनामी आता है। आगे बात समझ में, इज दैट क्लियर? तो मतलब अब आप लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। अब आप या तो इसके थ्रू समझ लीजिए या तो इससे इसको समझ लीजिए। तो मतलब हमारी लाइफ से जो जुड़ी चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है मोशन जो है, और एक चीज़ और आप समझो कि जो मोशन होता है ना मून, वो क्या होता है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर सौरमंडल की ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो पा रही है ना बेटा, तो इसके पीछे का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसके लिए बेसिक समझना ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, ग्रेविटी गुरुत्वा के बारे में। चलिए ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी थी समझना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत क्या हुई। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं जानते तो क्या हम जान पाते कि टाइड्स जो होती है सुनामी कैसे आती है? क्या हम ये चीज़ समझ पाते कि जो हमारा सौरमंडल में जो सारे ग्रह होते हैं वो अपने ऑर्बिट में ही क्यों मूव करते हैं? क्या ये चीज़ समझ पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते। क्यों? अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन बेटा नहीं होती तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते तो हमें समझ नहीं आता। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अब तक तो बात हुई थी बड़े जी के बारे में, ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल लॉ है उसके बारे में। अब एक छोटा जी भी होगा, है ना, जो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब भी इस्तेमाल होता है। इस छोटे जी के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटी, या फिर कह लो ये गुरुत्वा, ठीक है, मतलब इसको डिनोट करते हैं हम लोग छोटे जी से। आई बात समझ में? चलिए अगर छोटे जी की बात करूं बेटा, मैं गुरुत्वा की बात करूं या गुरुत्व की बात करूं, इसको गुरुत्व ही लिख लीजिए। इसकी अगर मैं गुरुत्व की बात करूं बच्चों, तो आप मुझे बताइए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, हिंदी वाले भाई, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, गुरुत्व। चलिए अगर जी की बात करें बेटा, तो जिस तरीके से हमारी कैपिटल जी की एक वैल्यू थी उसी तरीके से हमारे स्मॉल जी की भी वैल्यू होती है। क्या आप लोगों को स्मॉल जी की वैल्यू पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। फिलहाल बच्चों जो स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 9.8, कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा देखो मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि यूनिट के साथ वैल्यू याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों के बेटा ना वैल्यूज़ कई बार दे करके यूनिट गड़बड़ करता है, यूनिट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज होकर के जानते हुए आंसर्स भी गलत कर देंगे। इसलिए जी की वैल्यू इसके यूनिट के साथ याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन दे देगा 9.8 मीटर पर सेकेंड या
9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड क्यूब। अब आप बताओ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी? दिमाग में नाच तो रहा होगा कि हाँ कुछ 9.8 तो था, है ना? अभी पढ़ रहे हो, अभी दिमाग में चीज़ें रहेंगी, लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो सकती है, भूल भी सकते हैं, या फिर कन्फ्यूजन में आप याद करके भी गलत कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों को समझिए मतलब इसके यूनिट के साथ इसको याद करिए, ठीक है? याद कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं रटना है, बस 2 बार 3 बार चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, खुद पे खुद याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल चलिए बात कर रहे हैं हम लोग छोटे जी की, ग्रेविटी की, गुरुत्वा की। बेसिक्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं कि नेचर होता है अट्रैक्टिव, ठीक है? वीक हमारा जो फंडामेंटल फोर्स होता है, ये सब जानकारी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने बात कर ली बच्चे कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आंसर ऐसे करेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। चलिए अगर हम बात करें बेटा कि देखो, अब जब एक बड़ा जी हम लोगों का दे रखा है बेटा, तो इस छोटे जी का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? बात बराबर है ना? जब हम लोगों ने जी की ये कांस्टेंट वैल्यू पढ़ रखी है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, है ना? जब ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ ली, तो इस जी का क्या मतलब है, ये छोटा जी क्या होता है? देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस, पहली बात तो वैल्यू का हो गया कि जो हमने बड़ा जी पढ़ा था इसका क्या होता है बेटा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है? पहली बात ये इसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ ली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। पहला डिफरेंस इसके वैल्यू में आप खुद देख लो, ठीक? अगली बात जब मैं करूं बेटा, तो दूसरी बात, एक बात और आप समझो कि जो हमारी ये बड़े जी की वैल्यू होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। आप कहीं भी चले जाइए, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, 6.67 × 10⁻11, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कहीं पे भी प्लेस टू प्लेस जाने पे हमारी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम स्मॉल जी की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो ये क्या होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। कहाँ, कैसे, आगे बात करेंगे। बस अभी आप पहला डिफरेंस ये लिखो कि इनकी वैल्यूज चेंज है। दूसरा डिफरेंस ये लिखो आप लोग कि जो वैल्यू होती है इसकी, बड़े जी की वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है बेटा? इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। क्यों? ये कांस्टेंट है, ठीक? पर छोटे जी की बात जब करते हैं बेटा, तो ये क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है? वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, ये क्या होती है, चेंज होती है। मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर कोई वैल्यू और आ सकती है, लेकिन इस बड़े जी की जो वैल्यू है बेटा, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ये हर वक्त कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब कहीं भी आप चले जाओ, जी की जो कैपिटल जी होता है, इसकी वैल्यू हमेशा आपको यही देखने मिलेगी। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी हो गई, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही आप लोग भी याद करेंगे। चलिए फिलहाल आगे हम जब जी की बात कर रहे हैं बेटा, तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारी क्या होती है, टाइम टू टाइम, या फिर कह लो एक जगह से जब दूसरी जगह हम लोग जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है? ये तो हो गई बात भाई हमारी, क्या हो गई कि ग्रेविटी की। ये तो था डेफिनेशन समझने के लिए। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जब क्वेश्चन की बात करते हैं ना बच्चे, तो देखो हमारा जो इस तरीके से होता है मैप, ये होता है बेटा हम लोगों का इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, है ना? ये क्या होता है हम लोगों का, भूमध्य ध्रुव या रेखा, ठीक है? जो भी है रेखा लिख लो, ठीक? अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओ, इस तरीके से बेटा हम लोग ऊपर जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है? यहाँ क्या हो जाता है,
नॉर्थ पोल, राइट, नॉर्थ पोल, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। ऐसे जब हम यहाँ नीचे बात करते हैं तो यहाँ नीचे बेटा क्या हो जाता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये क्या हो जाता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये हमारा क्या होता है उत्तरीय ध्रुव, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब मैंने ये क्यों आप लोगों को बताया, क्योंकि बेटा यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि पहली बात बेटा देखो, जब मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि जो जी होती है, जो ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। चेंज कहाँ होती है, इक्वेटर पे, पोल्स, पोल चाहे हम नॉर्थ पोल की बात करें चाहे हम साउथ पोल की बात करें, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर इस जी की बात करें ना बेटा, तो इस जी पे बेटा हम चाहे पोल पे हों चाहे इक्वेटर पे हों, वैल्यू ऑलवेज विल बी 6.67 × 10⁻11 ही होती है। इज़ दैट क्लियर। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। चेंज होने का मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जो ये ग्रेविटी होती है, जो जी की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, हमारे इक्वेटर भूमध्य पे या फिर हमारे पोल्स ध्रुव पे। तो इसकी वैल्यू किसकी, जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। मतलब जो जी की वैल्यू है, गुरुत्वा की वैल्यू है, वो कहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ पे सबसे कम होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं ध्रुव की, तो ध्रुव पे ज़्यादा होता है कि इक्वेटर पे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए कि कहाँ पे ध्रुव पे या फिर भूमध्य रेखा जो होती है, यहाँ पे इक्वेटर पे या पोल पे, कहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आई बात समझ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बनता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों को, बस ध्यान से समझना है बेटा। ध्यान से समझेंगे तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को चीज़ें अपने दिमाग में ऑलरेडी याद रहेंगी। चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं कि जो जी की वैल्यू होती है बेटा, वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है आप लोगों को बेटा कि जिस तरीके से ऐसे जब हम यहाँ ऊपर जाते हैं ना, वैल्यू जी की वैल्यू क्या होती है हम लोगों की बढ़ रही होती है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ रही होती है। तो जब जी की वैल्यू ऊपर बढ़ रही होगी, इसका मतलब है कि जो हमारा पोल है ना बेटा, ये चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर हमारा साउथ पोल हो, यहाँ पे जो जी होता है ना बेटा, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये क्या है हमारा जी। आई बात। तो मतलब दोनों जो हमारे होते हैं ना बेटा पोल्स, ठीक है, दोनों पोल्स पे हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आ गई बात समझ में। लेकिन अगर वही बात करें बेटा इक्वेटर पे या कह लो भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ की जी, यहाँ पे बेटा जी की वैल्यू क्या होती है, हमारी मिनिमम होती है, मतलब कम होती है। आई बात समझ में। ध्यान से फिर से समझिए आप लोग कि जो इक्वेटर होता है, जो भूमध्य रेखा होता है बेटा, यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सबसे कम जी की वैल्यू कहाँ होती है, तो इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे इसकी वैल्यू कम होती है। और कहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बेटा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल। दोनों पोल्स, जब ध्रुव की बात करते हैं तो वो चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों जगह मतलब ध्रुव पे ही क्या होता है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। ये कई एग्जाम्स के बेटा फेवरेट क्वेश्चन है। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए आप कि ये क्वेश्चन आता है। अब याद कैसे करेंगे, तो एक चीज़ आप लोग ऐसे दिमाग में बैठाइए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ रही होती है और बढ़ते बढ़ते ध्रुव पे पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है, जब ध्रुव पे पहुँचेंगे तो वहाँ उसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू हो चुकी रहेगी। और इक्वेटर पे क्या होता है बेटा, सबसे कम होगी, जाहिर सी बात है। तो एक याद कर लो, दूसरा तो खुद याद रखेगा के दिमाग में, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं जी की वैल्यू हमारी बढ़ रही होती है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई आप लोगों के जी की, ठीक है। मतलब क्या होता है ना बच्चे, अब एक चीज़ और ध्यान दो, एक चीज़ और ध्यान दो कि जो डिस्टेंस होता है ना, जब ऊपर की तरफ बेटा हम लोग जा रहे होते हैं ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाते हैं, तो दूरी जो होती है, डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होता है। देखो, जब हम इक्वेटर से बेटा
ऊपर की तरफ पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो दूरी क्या होती है हमारी, कम होती है। देखो इस तरीके से आप लोग ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, धीरे 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 दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की तरफ जब जाते हैं तो हमारी दूरी कम हो रही होती है। कैसे, ये देखो, आप लोग खुद देखो इसको लाइव, इस तरीके से देखिए, है ना। मतलब जैसे ऊपर जा रहे हैं तो दूरी हमारी कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, इसको भी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट है, क्वेश्चंस तो कैसे भी बन के आ सकता है। अगर आपके बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये चीज़ आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बेटा हम लोग जी की बात कर रहे हैं। कौन सी जी, स्मॉल जी की। क्यों, क्योंकि बड़ा जी तो हर जगह सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम छोटे जी की बात करते हैं तो चेंज होती है। कहाँ कैसे चेंज होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जितना ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। बात समझ में आई बच्चे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं जो है कि हाँ, हमने क्या बात करी थी कि जो डिस्टेंस होता है जब ऊपर जाते हैं तो क्या कर रहा होता है, कम हो रहा होता है। ठीक है, एक चीज़ अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बच्चों मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या कहा आपसे कि जैसे जैसे हम जब ऊपर जा रहे होते हैं बेटा डिस्टेंस कम हो रही होती है। डिस्टेंस कम होने की मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कम होने का मतलब ये होता है बेटा कि ये तो एक तरीके से हमारा सर्कल टाइप है, तो डिस्टेंस मतलब हम रेडियस की बात कर रहे हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हमारा जी होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता, हिंदी वाले लिख लो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इंग्लिश वाले लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, चलो तो मतलब ये है कि एक तरीके से आर की मतलब वैल्यू क्या होगी, मतलब आर हम किस टर्म में समझ रहे हैं, डिस्टेंस के टर्म में। तो वही तो मैंने बात करी ना भाई कि ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते समय जी की वैल्यू बढ़ रही होती है, लेकिन आर की वैल्यू, आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, लेकिन जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कंसेप्ट आप ऐसे भी ध्यान रखो। तो एक टर्म आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अगर कभी आ जाता है डिस्टेंस और जी का रिलेशन तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस कम होता है, जी की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो इससे भी आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी कि जब आर की वैल्यू घट रही है मतलब जी मैक्सिमम होगा, तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, पोल में भी, नॉर्थ में भी, साउथ, दोनों पोल पे। चलिए आगे हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, तो ये रिलेशन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपने वजन के बारे में। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है मास के बारे में, ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी है वेट और मास। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि हमारे वजन और हमारा जो द्रव्यमान होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो द्रव्यमान है कहाँ चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है, वजन हमारा कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको रिविज़न करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कहीं से भी कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कन्फ्यूजन को शेयर करिए, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर यही कंटिन्यू करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही जो है कि कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस और बेहतरीन कंसेप्ट को और जो है कि डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग इसको रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।